अच्छा, तो जेनिट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट में सबसे पहले लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पड़ेगा। ठीक है, एक होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, एक लोअर। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मोस्टली किडनी और यूरेटर इन्वॉल्व होता है। फिर नीचे ब्लैडर आता है। ब्लैडर और उसके साथ यूरेथ्रा, इसका इन्फेक्शन हो जाए तो वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आता है। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादातर इसमें केसेस अनकम्प्लिकेटेड के होते हैं। अनकम्प्लिकेटेड में 90% ऑफ केसेस जो होते हैं ना, वो इन बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं, ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस और एंटेरोकोकस। जबकि इसके अलावा जो थोड़ी सी परसेंटेज रहेगी वो इन ये जो नीचे लिखे हुए इन स्पीसीज़ की वजह से हो सकती है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, मोस्टली यूटीआई, लोअर यूटीआई वमेन में ज़्यादा कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि उनकी जो एनाटॉमी है वो इस तरह ओपन, उनका जो ओरिफिस है उस वजह से आराम से इजीली इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हो सकती है। ज़्यादातर किस रूट के थ्रू होती है? फीकल। फीकल जो फ्लोरा है उधर से वेजाइनल की तरफ जा सकती है एरिया, और उससे ऊपर की तरफ जा सकती है यूरेथ्रा में और ब्लैडर में। तो 33% ऑफ वुमेन जो होते हैं ना, अगर 100 वुमेन है उनमें से 33 ऐसी होगी जिन्होंने लाइफ टाइम में हाँ मखा यूटीआई फेस किया होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस किया होगा। और मोस्ट केसेस जो होते हैं वो अनकॉम्प्लिकेटेड एक्यूट सिस्टाइटिस, यूटीआई की एक टाइप है। एक्यूट सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस किसे कहते हैं? ब्लैडर को कहते हैं। ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसमें, तो ब्लैडर का इन्फेक्शन अनकॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, आगे कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के बारे में बताएंगे कि अनकॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड में क्या फ़र्क है। तो इसमें जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स है वो तो ऊपर भी बता दिए है। ई कोलाई मोस्ट कॉमन, इसके अलावा स्टाफ हो गया, एंटेरोकाकस हो गया, क्लेप्सियला और ये और स्पीसीज भी काज कर सकती है। तो रिस्क फैक्टर्स, कौन से पेशेंट्स ऐसे प्रोन टू यूटीआई है? फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल जेंडर, क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा की जो लेंथ है एज़ कम्पेयर टू मेल बहुत शॉर्ट होती है। इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो लोग करते हैं उनमें ये हो सकता है वुमेन में। ठीक है, वुमेन में ज़्यादातर हो सकता है, मेल में हो सकता है लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसको हनीमून सिस्टाइटिस भी कहते हैं। डायफ्राम का यूज़ करना, जो कि फीमेल कंट्रोसेप्टिव के तौर पे यूज़ कर सकती है, तो उसकी वजह से, स्पर्मिसाइड्स की वजह से इसका रिस्क और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले फीमेल जेंडर, इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसके अलावा प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा इन ड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर्स, यूरिनरी कैथेटर जब पास करते हैं उसकी वजह से ज़्यादातर हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा किसी बंदे को पहले यूटीआई हुआ तो उसको फिर से हो सकता है। होस्ट डिपेंडेंट फैक्टर्स, मतलब कि जिस बंदे को हुआ है, जिस बंदे को इन्फेक्शन हो रहा है उस बंदे को होस्ट कहते हैं। तो होस्ट को, जो बंदा है उसका कोई फैक्टर हो, जैसे कि डायबिटीज़ उसको हो, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हो, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, या कोई यूरिनरी फ्लो को इम्पीड करे, कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मलिटी, तो उस पेशेंट को अगर ये चीज़ें है तो उसको और भी ज़्यादा चांसेस है कि उसको रिकरेंट या कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो सके। ठीक है, इसके अलावा मेल रिस्क फैक्टर्स है। मेल में जो अनसरकमसाइज्ड मेल्स होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस है कि फोर स्किन का इन्फेक्शन हो और उसकी वजह से यूटीआई डेवलप हो सके। एनल इंटरकोर्स और इसके अलावा वेजाइनल इंटरकोर्स, जिसमें फीमेल में अगर ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ तो उसे मेल को लग सकता है। तो ये मेल के रिस्क फैक्टर्स पड़े और ये सारे और रिस्क फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। अब इसकी और इधर ये बातें क्विक हिंट लिखी हुई है इसमें। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज सिस्टाइटिस के बारे में बताया। सिस्टाइटिस ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। तो और कौन सी ऐसी कॉजेज हो सकती है इन्फेक्शन के अलावा जिसकी वजह से ब्लैडर इन्फ्लेम हो सकता है? तो आपने जहन में इन चीज़ों को भी रखना है कि ब्लैडर इसकी वजह से इन्फ्लेम हो सकता है। जैसे मेडिकेशन होगी, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स, रेडिएशन, डिसफंक्शनल वॉइडिंग, मतलब यूरिन को हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीशन करते हैं तो उसको वॉइडिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। तो डिसफंक्शनल अगर हो, इसके अलावा इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में भी ब्लैडर इन्फ्लेम हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा एंटीबायोटिक हम किस चीज़ पे वैसे देनी चाहिए? यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी पे, जब वो पता चल जाए उसके बाद देते हैं। लेकिन मोस्टली जो है यूरिनालिसिस और ग्राम स्टेन के रिजल्ट्स के बाद हम एंटीबायोटिक थेरेपी उसके मुताबिक देते हैं। सही है। इसके अलावा आगे एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, यूरिन में बैक्टीरिया का आना, उस जगह पे हो जाना बैक्टीरिया का, एसिम्टोमेटिक। बास केसेस ऐसे होते हैं कि उस बंदे के यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियाज हैं लेकिन सिम्टम्स कॉज नहीं कर रहे। तो उस केस में
कब हम कह सकते हैं इस बंदे को एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया? अगर उसके 2 सक्सेसिव पॉजिटिव कल्चर्स हैं। एक बार उसने कल्चर टेस्ट करवाया, उसके उधर बैक्टीरिया का पॉजिटिव आया, दूसरी बार फिर से कराया, फिर से पॉजिटिव आया, तो हम कह सकते हैं इस बंदे को एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया है। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ दें। जब तक सिम्टम्स काज ना करे तो फ़ायदा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है या एक पेशेंट ने यूरोलॉजिक सर्जरी करानी है, और उस केस में अगर उसके इधर एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरिया वाली कंडीशन उसे हुई हुई है, तो उसकी ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी बनती है। यूरिनालिसिस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है वो WBCs का आना होता है। ठीक है, WBCs आए तो उससे पता चल जाता है कि बैक्टीरिया की वजह से मोस्टली हुआ है। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स, एक पेशेंट है उसको UTI हो गया, तो उसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होगी? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उधर तो एक तो पेनफुल बर्निंग सेंसेशन होगी यूरिनेशन के दौरान। ठीक है, इसके अलावा बार बार फ्रिक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, बार बार यूरिनेट करेगा, अर्जेंसी बार बार उसका जल्दी जल्दी करेगा। इसके अलावा सुपरा प्यूबिक टेंडरनेस उसे होगी, प्यूबिस बोन और प्यूबिक रीजन है, इससे ऊपर उसे हैंड अगर लगाए तो दर्द करेगा। इसके अलावा ब्लड भी समटाइम्स प्रेजेंट हो सकता है यूरिन में। और इसमें की और जो करेक्टरिस्टिक फीचर, इसमें फीवर एब्सेंट होता है, जबकि अपर हो गया, अपर UTI या और इन्फेक्शंस बॉडी के होते हैं उसमें फीवर होता है, इसमें नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में। अच्छा, डायग्नोसिस, ये हमने साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ लिए, इसकी हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़ लिए और ये किस वजह से कॉज होता है ज़्यादातर, तो ये पढ़ लिए। अब डायग्नोसिस पे आते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम यूरिनालिसिस कर सकते हैं। यूरिनालिसिस में सबसे पहले डिपस्टिक यूरिनालिसिस, इसके बाद यूरिनालिसिस के जो ये दूसरा तरीका है, इसके थ्रू यूरिनालिसिस करते हैं। यूरिन ग्राम स्टेन, यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर्स और ये और जो इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिपस्टिक यूरिनालिसिस में 2 किस्म के टेस्ट करते हैं। एक है यूरिन ल्यूकोसाइट एस्टरेज टेस्ट। ये ल्यूकोसाइट एस्टरेज, नॉर्मली जो फैटी बॉन्ड्स होते हैं, फैटी एसिड्स के एस्टर बॉन्ड्स, उसको ब्रेक डाउन जो एसिड करता है उसे कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट के जो फैटी बॉन्ड्स है इसको ये ब्रेक डाउन करता है एंजाइम। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है इस बंदे को पायूरिया है। ठीक है, क्योंकि पस जब बनती है तो उस टाइम ये एंजाइम एक्टिव होता है, तो इस वजह से हम बता सकते हैं। इसके अलावा नाइट्राइट टेस्ट, ये जो है स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एंटेरोबैक्टीरिशिया स्पीशीज़ के लिए ये ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है इस बैक्टीरिया की वजह से ये मोस्टली कॉज हुआ है। लेकिन अगर ये नेगेटिव आया तो इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि इस बंदे को किसी कोई इन्फेक्शन नहीं है। इसको इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन किसी और स्पीसीज़ का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ग्राम नेगेटिव का हो फिर। तो डिप्स्टिक एनालिसिस, यूरिनालिसिस के थ्रू हम ये 2 टेस्ट करते हैं, नाइट्राइट टेस्ट और यूरिन ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस टेस्ट। तो सबसे पहले डिप्स्टिक यूरिनालिसिस हो गया। फिर दूसरा जो है यूरिनालिसिस, इसमें हम यूरिन को चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कि एपिथेलियल स्क्वामस सेल्स है कि नहीं। अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कंटामिनेशन हुई है। ठीक है, कंटामिनेशन और इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है? कंटामिनेशन में एक जगह पे बैक्टीरिया जमा हो गए हैं। ठीक है, अगर वो बॉडी को अटैक करे तो फिर इन्फेक्शन कहलाता है, अगर एक जगह पे सिर्फ जमा है तो कंटामिनेशन कहलाता है। तो स्क्वामा सेल्स अगर आ रहे तो कंटामिनेशन। ठीक है, इस केस में फिर स्ट्रेट कैथेटराइजेशन टू ब्लैडर पास करते हैं। और UTI यूरिनालिसिस में हम क्या फाइंडिंग्स देखें कि जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं इस बंदे को UTI इन्फेक्शन है। सबसे पहले यूरिनालिसिस में बैक्टीरियूरिया, मतलब यूरिन में बैक्टीरिया जो है ग्रेटर देन 1 ऑर्गेनिज्म पर ऑयल इमर्जन फील्ड, ये आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इसमें आना चाहिए। इसके अलावा WBCs अगर आ रहे हैं तो इन्फेक्शन है, अगर नहीं आ रहे तो कंटेमिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन में फिर क्या होता है, बॉडी जब फाइट करती है तो WBCs जाते हैं उस जगह पे फाइटिंग के लिए, तो इस वजह से WBCs अगर आ रहे हैं तो इन्फेक्शन कहलाएगा। ठीक है, पाई यूरिया, पस आना यूरिन में, ये भी एक वैल्यूएबल फाइंडिंग है। और किस तरह पस कितनी मिकदार होनी चाहिए? 10 ल्यूकोसाइड्स पर माइक्रोलीटर। पस में ज़्यादातर ये ल्यूकोसाइड्स ही होते हैं ना, उनका जो डिब्रीज होता है, डिब्री जिसे कहते हैं, वो होता है। तो 10 ल्यूकोसाइड्स से ज़्यादा अगर हो तो हम कह सकते हैं इस बंदे को UTI है। तो ये क्राइटेरिया इसका होना चाहिए। इसके अलावा हिमेटूरिया या प्रोटीनूरिया भी हो सकता है, लेकिन हिमेटूरिया के लिए कोई स्पेसिफिक थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। यूरिन ग्राम स्टेन, अच्छा, तो डिप्स्टिक यूरिनालिसिस पढ़ लिया और यूरिनालिसिस पढ़ लिया। अब इसके बाद ग्राम स्टेन टेस्ट इसमें करते हैं यूरिन का, जिसमें अगर ऑर्गेनिज्म का 1 लाख ऑर्गेनिजम्स पर मिलीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यूरिन में आने चाहिए। और इसके थ्रू हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का ही पता लगा सकते हैं। अच्छा, यूरिन कल्चर टेस्ट जो है वो हाई स्पेसिफिक टेस्ट है,
इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया ने जो है वो किया है, इन्वेड किया, इन्फेक्शन कॉज किया है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कब किया जाता है? ये तब किया जाता है जब हमें लग रहा है कि एक, वैसे तो नॉर्मली पता चल जाता है यूटीआई का, लेकिन अगर यूटीआई के सिम्टम्स ही नहीं आ रहे, लेकिन फाइंडिंग्स अगर लैब फाइंडिंग्स देखें तो उसमें यूटीआई उस बंदे को हुआ लग रहा है, तो फिर हम उस केस में फिर यूरिन कल्चर करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स थोड़े अलग आ रहे हैं। इसके अलावा अगर कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन किस केस में होते हैं ये आगे पढ़ेंगे, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है तो उस केस में फिर हम यूरिन कल्चर ज़रूर करते हैं। इसके अलावा अगर पहले उस बंदे को ट्रीट किया था लेकिन फिर से उसे इन्फेक्शन हो गया तो उस केस में भी फिर करना पड़ता है यूरिन कल्चर टेस्ट, ताकि हम फिर उसके मुताबिक अपनी थेरेपी चेंज कर सकें। नॉर्मली इसका जो पहले क्राइटेरिया यूज़ किया जाता था वो ग्रेटर देन 10⁵ मतलब 1 लाख कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट CFU पर ml ऑफ यूरिन आना चाहिए था। ये पहले इसकी वजह से जो था काफ़ी यूटीआईज मिस हो जाते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट थी। लेकिन अगर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स की जो काउंट है, अगर ये 10⁻² से लेके 10⁻4 तक भी हो, तब भी हम कह सकते हैं कि इस बंदे को यूटीआई है। तो पहले वाला क्राइटेरिया अब इसकी जगह ये वाला यूज़ किया जाता है क्राइटेरिया। इसके अलावा ब्लड कल्चर्स टेस्ट हम करा सकते हैं, तो हमने कौन कौन से देख लिए? डिप्स्टिक यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, इसके अलावा यूरिन ग्राम स्टेन, यूरिन कल्चर टेस्ट। अब ब्लड कल्चर टेस्ट भी कर सकते हैं अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इल है और यूरोसेप्सिस सस्पेक्टेड है, मतलब बॉडी अपना एक डिफेंस वो जो रिस्पॉन्स जो है वो बनाती है इसके खिलाफ, एग्जिजरेटेड रिस्पॉन्स, तो उसको यूरोसेप्सिस कहते हैं। इसके अलावा इंट्रावेनस पाइलोग्राम जिसमें कंट्रास्ट एंटर कर देते हैं और उसके थ्रू एक्सरे के थ्रू इमेजिंग के थ्रू देखते हैं कि किडनी में कोई एबनॉर्मलिटी है, यूरेटर या कुछ और। सिस्टोस्कोपी ब्लडर को देखना। इसके अलावा एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी, ये जो है ना स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ज़्यादातर जब होती है तो तब ये इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जब तक हमें लगे कि इसको स्ट्रक्चरल या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो ये टेस्ट हमने पढ़ लिए। अब जो है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के बारे में बता रहे हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड में क्या फ़र्क है? नॉर्मली एक बैक्टीरिया आता है, वो एक जगह पे इन्फेक्शन कॉज कर ले तो नॉर्मली WBCs उसे फाइट करके उसे शेड कर देते हैं ना, हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड में ऐसा होता है कि बैक्टीरिया जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ कॉज करता है बॉडी में, तो जब ये कॉज करता है तो इसको कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कहते हैं। तो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई किस केसेस में होता है? अगर मेन को हो जाए, मेल को अगर हो जाए यूटीआई तो उसको कॉम्प्लिकेटेड में डालते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली मेल्स को होता नहीं है, उनके जो जेनिटल्स इस तरह है कि उसमें थोड़ा मुश्किल है इन्फेक्शन का होना, तो अगर उनमें हो जाए तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में इस केस को डालते हैं। डायबिटिक्स हो गया या रीनल फेलियर हो गया, इस केस में कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कंसिडर कर सकते हैं। प्रेगनेंसी, इसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस की हिस्ट्री अगर उसे किडनी इन्फ्लेमेशन की, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो या कैथेटर या इन चीज़ों की वजह से, इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म हो तो उस केस में हम कह सकते हैं इसे कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में अगर यूटीआई हो जाए तो उसको कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई वाले केस में डालते हैं। अच्छा, यूटीआई की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? सबसे पहले तो यूटीआई की वजह से कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई यूटीआई जो कि ब्लडर से आगे चला जाए तो वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कहलाता है। जैसे कि पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी को इसने इन्फेक्ट कर दिया, प्रोस्टेट हो गया, यूरोसेप्सिस हो गया। तो रिस्क फैक्टर्स फॉर अपर यूटीआई, कौन से रिस्क फैक्टर्स है? यूटीआई कब ऊपर जा सकता है? प्रेगनेंसी के केस में, डायबिटीज़ के केस में, या वेसिको यूरेट्रल कम्प्लेक्स जिसमें यूरिन जो होता है ब्लैडर से वापस पीछे की तरफ यूरेटर की तरफ जाता है, तो इन केसेस में ये वापस ऊपर की तरफ जा सकता है और ऊपर ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, तो इसे कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में डाल सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी अगर कॉज करे कोई यूटीआई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज करे, न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन कॉज करे, इस केस इसकी वजह से कॉज हो यूटीआई, तो जैसे कि डायबिटीज़ हमने देखा, तो इस वजह से जो यूटीआई होता है उसे कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के केस में डाल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती है? अच्छा, सबसे पहले प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में जब यूटीआई होता है इसकी वजह से प्री टर्म लेबर का रिस्क ज़्यादा हो सकता है, मतलब वक्त से पहले लेबर होना, डिलीवरी हो जाना, जिसकी वजह लो बर्थ वेट भी हो सकता है और साथ ही अदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। रिकरेंट इन्फेक्शंस इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म है उसके हमने जो है नॉर्मली क्या होता है, एक एंटीबायोटिक दे दिए एक ऑर्गेनिज्म के खिलाफ,
तो वापस ऑर्गेनिज्म, वो वाला ऑर्गेनिज्म काज नहीं करता यूटीआई, दूसरा ऑर्गेनिज्म काज करता है। लेकिन बास केसेस में एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा ना किया जाए या इनफेक्टिव एंटीबायोटिक दी जाए तो उस केस पे वो इन्फेक्शन और भी ज़्यादा फिर से हो जाता है, तो उस केस में रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए रिकरेंट इन्फेक्शन के। अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो, मतलब होस्ट डिफेंस अच्छा ना हो, इम्यूनिटी अच्छी ना हो, इसके अलावा प्रेगनेंसी, वेसिकुलर कम्प्लेक्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स इन वुमेन, इनकी वजह से फिर से उनको रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो नॉर्मली इसकी जो ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे ना अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई की, वही ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में देते, लेकिन उसको एक्सटेंड कर देते 7 डेज तक। इसमें ज़्यादातर 3 डेज तक दी जाती है। अच्छा, तो अब ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। तो ट्रीटमेंट यूटीआई हमने पढ़ लिया, इसके डायग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशन वगैरह देख ली। ट्रीटमेंट जो है इसकी क्या होगी यूटीआई की, एंटीबायोटिक्स देंगे, लेकिन कौन सी देते हैं? ज़्यादातर कॉमन जो है एक्यूट अनकम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस है, जो कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादातर होता है। तो उनमें कौन सी मेडिकेशंस दे सकते हैं एक्यूट अनकम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस में? ये ट्राइमेथोप्रिम हो गया और सल्फोमिथॉक्साजोल, ये दोनों कम्बिनेशन में ज़्यादातर देते हैं। बैक्ट्रिम ये एक मेडिकेशन है जिसमें ये दोनों कम्बिनेशन में दी जाती है 3 दिनों के लिए। इसके अलावा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन दे सकते हैं 5 to 7 डोज के लिए, या फॉस्फोमाइसिन की सिंगल डोज एक बार। लेकिन अगर किडनी इन्फेक्शन आपको सस्पेक्टेड है तो फिर आपने नहीं देनी है 2। ठीक है, इसके अलावा एमोक्सिसिलिन पहले देते थे, लेकिन अब इसके खिलाफ एंटीबाइक्रोबियल रेजिस्टेंस शो होती है, तो इस वजह से ही नहीं देती। ये प्रेगनेंसी की केसेस में ही देते हैं क्योंकि लेस टॉक्सिक या हार्म काज करती है। फ्लोरोक्विनोलोन्स दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिसमें एक एग्जांपल दी हुई है 3 डेज़ के लिए। तो ये हो गया। इसके अलावा फेनाजोपायरिडीन पेन कम करने के लिए, क्योंकि डिस्यूरिया हो सकता है, तो वो दे सकते हैं 1 to 3 डेज़ के लिए। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते कि हो सकता है उसे किडनी की इन्फ्लेमेशन हुई हो। तो नॉर्मली इसका हमने देख लिया कि एक्यूट अनकम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस की मेडिकेशंस ट्राइमेथोप्रिम हो गया, सल्फोमिथॉक्साजोल, इसके अलावा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, फॉस्फोमाइसिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब प्रेग्नेंट वुमेन को अगर यूटीआई है तो उस केस में क्या देगी? ये हमने एक्यूट अनकम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस का पढ़ा। प्रेग्नेंट वुमेन के केस में एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन या ओरल सेफेलोस्पोरिन देते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स नहीं देते क्योंकि उसकी वजह से फीटल को मसले हो सकते हैं, फीटस को। ठीक है, मेन में यूटीआई हो तो वो कॉम्प्लिकेटेड कहलाता है ना। और कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में मैंने बताया है कि एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट 7 डेज तक देते हैं। तो ऊपर जो हम नहीं पढ़ी है 3 डेज़ वाली, ये हम 7 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं इस मेडिकेशंस को। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो रिकरेंट इन्फेक्शन कब होता है? पहले एक इन्फेक्शन हुआ, वो थोड़ा बहुत ठीक होने लगा, फिर एकदम से वो हो गया। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर एक इन्फेक्शन का रिलैप्स हुआ है, मतलब कि उसके लिए एंटीबायोटिक आप ले रहे थे, आपने जब एंटीबायोटिक छोड़ दी उसके बाद वो 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर फिर से हो गया, तो इस केस पे आप फिर से वही एंटीबायोटिक शुरू कर देगी, क्योंकि उस एंटीबायोटिक से वो ठीक हो रहा था, तो उससे फिर से ठीक हो सकता है। तो कंटिन्यू ट्रीटमेंट फॉर 2 more weeks, और साथ ही साथ यूरिन कल्चर करेगी कि किस वजह से फिर से क्यों हुआ है। तो हो सकता है ऑर्गेनिज्म चेंज हो, तो उस ऑर्गेनिज्म के मुताबिक फिर एंटीबायोटिक मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अनकम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस की जो ट्रीटमेंट थी उसी तरह ट्रीट कर सकते पेशेंट को। इसके अलावा अगर पेशेंट को 2 यूटीआईज पर ईयर से ज़्यादा होते हैं, मतलब एक बार एक बंदा है, एक फीमेल है लेट सपोज, उसको एक बार यूटीआई हुआ है एक, और उसके फिर से साल के अंदर उसे फिर से हुए और फिर से हुए, मतलब 2 बार या उससे ज़्यादा यूटीआई उसे हो रहा है, तो उसको हम प्रिवेंशन पे डाल देते, कीमो प्रोफाइलैक्सिस पे। ड्रग्स उसे देते हैं पहले से ही, चाहे उसे यूटीआई हो या ना हो, उसे ड्रग्स देना शुरू कर देते ताकि प्रिवेंट कर सके इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन से। तो उस केस में हम कौन सी ड्रग्स देते हैं? सिंगल डोज ऑफ टीएमपी, एसएमएक्स, ट्राइमेथोप्रिम और सल्फोमिथॉक्साजोल। कब देते हैं? जब उसको रिस्क होता है। ज़्यादातर कब रिस्क होता है? इंटरकोर्स के बाद। ठीक है, तो इंटरकोर्स के बाद ज़्यादातर वो अगर पेशेंट ये सिंगल डोज ऑफ ट्राइमेथोप्रिम या सल्फोमिथॉक्साजोल ले ले, या उसे जैसे ही पहला सिम्टम आ रहा है यूटीआई का, तो एकदम से उस टाइम लेना शुरू कर दें। इसके अलावा लो डोज प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, यही लो डोज टीएमपी, एसएमएक्स फॉर 6 months। तो ये इसकी ट्रीटमेंट थी।